हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। देखिए, लास्ट टाइम हमने पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में देखा था। इस वीडियो में हम ग्रुप 16, 17 और 18 पढ़ने वाले हैं, जो कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स के ही ग्रुप है। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 और 18। तो इसमें हमें कुछ पॉइंट डिस्कस करना है, जैसे कि एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी देखना है ग्रुप 16, 17 और 18 की। ठीक है, अब इसमें भी सबसे पहले हम एटॉमिक प्रॉपर्टी को हम डिस्कस कर देते हैं, जिसमें कि हमें एटॉमिक एंड आयोनिक रेडार देखना है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, क्या होते हैं ट्रेंड ग्रुप 16, 17 और 18 में, ये चारों पॉइंट की। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे और उस पर कुछ क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम एटॉमिक प्रॉपर्टी में एटॉमिक एंड आयोनिक रेडार क्या है वो देखते हैं और उसके बारे में हम डिस्कस कर देते हैं। तो एटॉमिक एंड आयोनिक रेडार क्या होती है? तो देखिए, कोई भी अगर एटम है, उसके सेंटर में जो न्यूक्लियस रहता है, उस न्यूक्लियस के सेंटर से जो भी अगर कोई सेल है, 1 लो या 2 लो, कोई भी, तो आउटर मोस्ट अगर इलेक्ट्रॉन है, तो द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, कहां से? न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक जो भी डिस्टेंस है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिए। अब देखिए, ये तो हो गई एटॉमिक रेडियस क्या होती है इसके बारे में। अभी हम ग्रुप 16, 17 और 18 में एटॉमिक रेडियस एंड आयोनिक रेडार क्या होता है उसका ट्रेंड, उसको हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आते हैं ग्रुप नंबर 16 पे। तो ग्रुप नंबर 16 पे देखिए, ये ऑक्सीजन है, उसके बाद सल्फर, ठीक है, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलिनियम। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो एक एक शेल नंबर इंक्रीज होता है। जैसे कि इसका शेल नंबर 2 है, इसमें शेल नंबर 3 है, इसमें 4, 5, 6। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो वहां पे देखिए शेल नंबर जैसे जैसे इंक्रीज होंगे, कोई भी ग्रुप नंबर 16 लो, 17 लो या 18 लो, तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो सेल नंबर इंक्रीज हो जाते हैं। तो पहले यहां से यहां तक का डिस्टेंस था, बाद में यहां से यहां तक का होता है, बाद में यहां से यहां तक का। तो यहां पे देखिए, आपको क्या दिख रहा है कि साइज बढ़ रही है, एटम की साइज बढ़ रही है, उसके साथ ही उसकी रेडियस भी बढ़ रही है। तो यहाँ पे हमें एक कंक्लूजन मिलता है कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो एटॉमिक एंड आयोनिक रेडार जो है वो बढ़ती है। तो ये चीज ध्यान में रखिए। तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक एंड आयोनिक रेडार इंक्रीजेस, इतना ध्यान में रखिए। ये तो हो गया डाउन द ग्रुप का। अभी हम देखते हैं कि अलोंग द पीरियड क्या होता है। ठीक है, डाउन द ग्रुप एटॉमिक एंड आयोनिक रेडार इंक्रीज होती है। अब अलोंग द पीरियड क्या होता है, यहां से यहां तक जाएंगे तो देखिए, जैसे कि ऑक्सीजन से लेके फ्लोरीन, फ्लोरीन से लेके नियॉन, अब सब में सेल नंबर सेम रहता है। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। जैसे इसमें 3 है, इसमें भी 3, इसमें भी 3 रहेगा। ठीक है, लाइकवाइज सब में वैसे। तो यहां पे सेम शेल में, जैसे सेल नंबर 2 में, सेम सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। तो जब एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, तो वहां पे देखिए क्या होगा कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, वैसे ही न्यूक्लियस के सेंटर में भी प्रोटॉन नंबर ऐड होते जाएंगे। ठीक है, तो वहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का और आउटर मोस्ट शेल का, ये बढ़ेगा, और बढ़ने की वजह से उसका जो साइज है वो छोटा होगा, मतलब उसका जो साइज हो कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो ऑक्सीजन से लेके फ्लोरीन तक जब जाते हैं हम, तो साइज छोटी होती है। ठीक है, मतलब अलोंग द पीरियड अगर जाते हैं हम, तो साइज छोटी हुई दिखेगी। लेकिन थोड़ा एक्सेप्शन ध्यान में रखिए, जैसे ही हम नेक्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं, फ्लोरीन के बाद नियॉन की, तो वहां पे जो पी ब्लॉक है वो फुलफिल हो जाता है। इसकी वजह से वहां पे थोड़ा रिपल्शन बढ़ता है, और रिपल्शन बढ़ने की वजह से इन दोनों के कंपैरिजन में इसकी साइज थोड़ी बड़ी रहती है और इसकी साइज थोड़ी छोटी रहती है। इतना ही ध्यान में रखना है। बाकी अगर हम ट्रेन की बात कर देंगे पी ब्लॉक की, तो उसका साइज कम ही होते जाता है। तो इतना ध्यान में रखना है कि अलोंग द पीरियड साइज छोटी होती है। एक्सेप्शन सिर्फ ये ग्रुप नंबर 18 के लिए है, और डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ते हुए दिखेंगी। ओके, उसके बाद हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी की तरफ बढ़ते। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? तो देखिए, कोई भी अगर एटम है,
उसमें इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव करना है तो उसके लिए जो एनर्जी लगेगी उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी को हम देखते हैं तो इसकी ये अपोजिट है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई के टोटल अपोजिट है। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, कोई भी ग्रुप ले लो 16, 17 और 18, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो वैसे देखिए क्या होता है कि जैसे जैसे साइज बढ़ती है तो इसका न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वहां तक, ये सेकंड सेल है, थर्ड सेल है, फोर्थ सेल है, तो वहां का अट्रैक्शन देखो कम होगा, अट्रैक्शन कम होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके बीच में भी देखिए सेल आ रहे हैं जिसमें जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसकी वजह से ये रिपल्शन थोड़ा बढ़ता है। ठीक है, तो इसमें जो अट्रैक्शन आउटर मोस्ट का वो कम होते जाएगा। तो अगर अट्रैक्शन कम होता है तो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा। अगर इसको निकलना है यहां से, वो इजीली निकल सकता है क्योंकि अट्रैक्शन कम है। अगर अट्रैक्शन कम है तो इजीली निकल सकता है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप अगर जाते हैं तो लेस हो जाती है, और अलोंग द अगर पीरियड जाते हैं तो वो इंक्रीज होती जाती है। डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, अलोंग द पीरियड इंक्रीज होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था कि साइज छोटी होती है, और जैसे जैसे साइज छोटी होती जाएंगी तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ेगी। ठीक है, इतना याद में रखना है। अब हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है? तो कोई भी एटम की इलेक्ट्रॉन गेन करने की या इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी, कि वो कितनी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कितनी इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, उस पर उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिपेंड रहती है। ओके, तो ये जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ट्रेंड सेम रहता है। ये भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है जैसे कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है, और अलोंग द पीरियड इंक्रीज होती है। अब देखिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करते हैं हम, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की पीरियोडिक टेबल में हमारे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी है? फ्लोरीन की है, याद रखिएगा, फ्लोरीन की। उसके बाद है ऑक्सीजन की। तो अगर हम बोले कि कौन से ग्रुप की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है तो ग्रुप नंबर 17 की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा रहती है। ओके, उसमें से भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा रहती है, और ये ओवरऑल पीरियोडिक टेबल में भी सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसकी एटॉमिक साइज छोटी होने की वजह से। तो ये हो गया इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या रहती है? तो देखिए कोई भी अगर एटम है तो उसमें उसको गेन वर्ड से ही हमें समझ में आ जाते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन उसको एक्सेप्ट करना है तो उसके लिए जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ग्रुप 16 में ऑक्सीजन की लेस निगेटिव है, ग्रुप 17 में फ्लोरीन की लेस निगेटिव है, उसके बाद वो बढ़ती जाती है। तो ये सब हो गया ये उसकी एटॉमिक प्रॉपर्टी के बारे में। तो हमने क्या क्या देखा? तो एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई क्या होती है? तो डाउन द ग्रुप ये क्या होती है? इंक्रीज होती है। डाउन द ग्रुप ये इंक्रीज होती है। उसके बाद ये दोनों क्या होती है? डिक्रीज होती है। डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। उसके ही उल्टा है कि ये अलोंग द पीरियड ग्रुप नंबर 17 तक ये क्या होती है? एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई क्या होती है? डिक्रीज होती है। क्या होती है? डिक्रीज होती है। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो ये ध्यान में रखिएगा, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई के ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी टोटल अपोजिट है दोनों। अगर ये इंक्रीज होता है तो ये डिक्रीज होते हैं, ये डिक्रीज होता है तो ये इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो एक याद रखिए, बाकी सब आपको याद आ जाएगा। तो ये था एटॉमिक प्रॉपर्टी के बारे में। तो देखिए यहाँ पे अभी हमने एटॉमिक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था, अभी हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम ग्रुप नंबर 16 की बात करते हैं। तो देखिए ग्रुप नंबर 16 में जो ऑक्सीजन है वो गैसियस फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, इतना ध्यान में रखिए, ऑक्सीजन जो है गैसियस फॉर्म में उसका अपीयरेंस दिखेगा। बाकी जो अदर सभी एलिमेंट है वो हमें सॉलिड दिखेंगे। अब इसमें भी और एक देखिए कि इसमें ऑक्सीजन एंड सल्फर ये दोनों नॉन मेटल है, ये दोनों नॉन मेटल है। सेलेनियम और टेलुरियम ये हमें मेटेलॉइड्स फॉर्म में मिलेंगे। और उसके बाद लास्ट जो पोलोनियम है ये मेटल दिखता है। ठीक है, ये मेटल है। तो
ये हो गया ग्रुप नंबर 16 के बारे में, उसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में कि ऑक्सीजन गैस है, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलिनियम सभी सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे। उसके बाद ऑक्सीजन और सल्फर जो है वो नॉन मेटल है। उसके बाद सेलेनियम और टेलुरियम मेटलॉइड्स है। उसके बाद पोलोनियम जो है वो मेटल है और ये मेटल रेडियो एक्टिव मेटल है, ये रेडियो एक्टिव है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम ग्रुप नंबर 17 की बात करते हैं। तो 17 में जो फ्लोरीन है और क्लोरीन ये दोनों गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद ब्रोमीन की बात करेंगे तो ये लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट रहता है और आयोडीन और एस्टाटीन की बात करेंगे तो ये सॉलिड स्टेट में मिलेंगे। तो इसमें भी फ्लोरीन जो है अगर ये F2 के फॉर्म में है तो इसका जो कलर है वो येलो कलर हमें अपीयरेंस में दिखेगा। क्लोरीन की बात करेंगे अगर ये Cl2 के फॉर्म में है तो ये ग्रीनिश येलो कलर का हमें दिखाई देता है। उसके बाद ब्रोमीन की हम बात करेंगे तो ब्रोमीन ये जो है ब्राउनिश या फिर रेड कलर का अपीयरेंस इसका दिखाई देता है। और आयोडीन की बात करेंगे तो इसका वॉयलेट कलर का अपीयरेंस हमें दिखाई देगा। और एस्टाटीन है ये भी पोलोनियम की तरह रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब देखिए ये सभी ग्रुप नंबर 18 के सभी जो एलिमेंट है ये गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं एक्सेप्ट रेडॉन जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कि अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। बाकी सभी हमें गैसियस फॉर्म में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट मिलेंगे। इस और ग्रुप नंबर 18 की बात करेंगे तो ये सभी मोनो एटॉमिक एलिमेंट है, ये सभी मोनो एटॉमिक एलिमेंट है हैविंग वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इन सभी का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम रहता है, इतना ध्यान में रखना। तो ये सभी हो गए एलिमेंट्स, फिजिकल प्रॉपर्टी हो गए एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 और 18 के बारे में। देखिए अभी इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि ऑक्सीजन और सल्फर की हम बात करते हैं तो व्हाई सल्फर हैज ग्रेटर मेल्टिंग पॉइंट देन ऑक्सीजन। तो कि सल्फर का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो ऑक्सीजन से ज्यादा क्यों है। तो आप सभी को यही पे दिख रहा है कि सल्फर की जो एटॉमिक साइज है वो छोटी है, सॉरी ऑक्सीजन की जो एटॉमिक साइज है वो छोटी है देन सल्फर। और इसमें जो वैंडरवाल फोर्स है सल्फर में ज्यादा है, ऑक्सीजन में कम है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की एटॉमिक साइज छोटी होने की वजह से और उसमें जो अट्रैक्शन है वो कम होने की वजह से इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो कम रहता है, सल्फर का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहता है। अब देखिए यहाँ पे इस पे और एक क्वेश्चन बनता है कि ग्रुप नंबर जो 16 है, ग्रुप नंबर 16 की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ये ग्रुप नंबर 50 से कम रहती है और ग्रुप नंबर 15 की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो ग्रुप नंबर 16 से ज्यादा रहती है। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों होता है कि ग्रुप नंबर 16 हैज लेस आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन ग्रुप 15, ऐसा क्यों है। तो देखिए थोड़ा हम उसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ड्रॉ करते हैं और इस क्वेश्चन के बारे में हम समझ लेते हैं। जैसे कि ग्रुप नंबर 15 का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हमें दिखाई देगा NH2Np3 और ग्रुप नंबर 16 की बात करते हैं हम तो NH2Np4। ठीक है, अगर हम ग्रुप नंबर 15 के जो p ऑर्बिटल है उसको हम ड्रॉ करें, p ऑर्बिटल को यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं ग्रुप नंबर 15 के, तो p ऑर्बिटल इस तरह से रहेगा जिसमें कि 3 इलेक्ट्रॉन जो कि हाफ फील्ड है। और p ऑर्बिटल हमने 16 का निकाला तो हमें यहाँ पे दिखाई देगा कि 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन p में प्रेजेंट है यहाँ पे। तो हमने एक कंसेप्ट पढ़ा है कि अगर p ऑर्बिटल हाफ फील्ड या फुल फील्ड रहता है तो वो एक्स्ट्रा स्टेबल है, अगर एक्स्ट्रा स्टेबल है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी नहीं होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ग्रुप नंबर 16 है तो ये हाफ फील्ड भी नहीं है और फुल फील्ड भी नहीं है, तो यहाँ का जो एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन है वो इजीली निकल सकता है, तो इसको निकलने के लिए एनर्जी कम लगेगी। लेकिन ये हाफ फील्ड है क्योंकि सभी में 1 इलेक्ट्रॉन फील्ड है, तो ये हाफ फील्ड होने की वजह से यहां से या यहां से कैसे भी इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी नहीं है। इसलिए इसको जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो लगती है वो ज्यादा लगती है और इसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम लगती है। कब
फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। ओके, तो इसलिए ग्रुप नंबर 16 की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो 15 से कम है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी याद रखिएगा, सेकंड नहीं, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप नंबर 16 की कम है 15 से। फिर से बताता हूं कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो यहां से ये इजीली निकल सकता है और बाद में वो हाफ फिल हो जाता है, लेकिन ये ऑलरेडी हाफ फिल होने की वजह से यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी नहीं है। इसको एनर्जी ज्यादा लगती है, इसको एनर्जी कम लगेगी। तो जिसको एनर्जी ज्यादा लगेगी ऑब्वियसली उसकी जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो ज्यादा रहेंगी, और जिसको एनर्जी कम लगेगी उसकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो कम रहेंगी। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया है। तो आज के वीडियो में हम एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया है। एटॉमिक में भी हमने देखा आयोनाइजेशन एटॉमिक एंड आयोनिक रेडार देखा हमने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को डिस्कस किया, और प्रॉपर्टीज में हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, और हमने उस पर क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। आई होप कि आपको आज का वीडियो समझ में आया है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं।